हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस फिजिक्स पंडा। आज हम क्लास 11th के पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, इसको देखें। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी इसको हम एक और नाम देते हैं बेस क्वांटिटी। और बेस का मतलब होता है कि जो किसी पर डिपेंड ना हो। तो मींस फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो अभी तक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम क्या है? देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity, and electric current। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और 2 एडिशनल क्वांटिटी हैं, या कहा जाए 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं। उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड ना करती हो। तो ये सभी सातों फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करती है। अब अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पता लग गई तो इसमें बेस क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स की बात करी जाती है। तो ये शुरुआत की 3 जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास और टाइम, इनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स। इनको क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स। इसको भी ध्यान रखेंगे, अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैकेनिक्स की बेस क्वांटिटी क्या है। तो मैकेनिक्स की बेस क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम है। ठीक है, अब इन क्वांटिटी को हम जिस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उनको यूनिट कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, इनको हम समझ लें। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन फंडामेंटल यूनिट हम देखें। यूनिट, तो यूनिट को हम क्या कहेंगे? द यूनिट बाय विच, मींस फिजिकल क्वांटिटी को जिस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। तो द यूनिट बाय विच फिजिकल क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड। तो द यूनिट बाय विच physical quantity can be represented, by which this fundamental quantities can be represented। तो द यूनिट बाय विच फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड, वो हमारी यूनिट जो होगी वो फंडामेंटल यूनिट होगी। तो हम जरा देखें, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको हम जिस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो किस टर्म में कौन कौन सी होंगी। तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एंगल को हम लोग रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं,
और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये 7 मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 एडिशनल क्वांटिटीज में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट हुई हमारी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर, रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के हम और क्वांटिटीज बनाते हैं। तो ये चूंकि फंडामेंटल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो जब इन क्वांटिटीज को मिलाया जाता है तो कुछ नई क्वांटिटीज का जन्म होता है, तो उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो जरा देखें हम कैसे डेराइव्ड क्वांटिटीज को बनाएंगे। तो पहली बात दिमाग में आता है कि कैसे कोई नई क्वांटिटीज का डेवलपमेंट होता है। तो हम एक चीज आपको ये बता दें कि नई क्वांटिटीज का डेवलपमेंट या तो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके होगा या क्वांटिटीज को डिवाइड करके होगा। मींस derived quantities can be obtained with the help of either multiplication of two fundamental quantities or more than two fundamental quantities। तो यहां देखिए derived quantities क्या है। derived, दिस इज नाम से ही लग रहा है derived quantity। derived मींस जो निकाली जाए। तो निकाला कैसे जाएगा, मैंने कहा derived quantities those quantities या the quantity which can be developed with the help of fundamental quantities, तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डेवलप की जाए वो हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। तो मैंने आपसे बताया कि ये डेराइव्ड क्वांटिटी जो है या तो मल्टीप्लिकेशन से डेवलप की जाएंगी, या तो जो है डिवीजन से। तो मींस अगर 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज कोई भी ले लिया जाए, उनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो हो सकता है तीसरी क्वांटिटी का जन्म हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें, लेंथ और ब्रेथ मींस को मल्टीप्लाई कर दें तो एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है, दैट इज एरिया। तो एरिया में देखिए, एरिया में 2 आपकी क्वांटिटी दिख रही हैं, एक लेंथ एक ब्रेथ। तो अगर हम लोग लेंथ को देखें, लेंथ तो है ही एक फंडामेंटल, ब्रेथ इज आल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ। इसका मतलब है एरिया को बनाने के लिए लेंथ खुद 2 बार मल्टीप्लाई हो गई, तो यहां पर एरिया बन गई। एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हमारा वॉल्यूम होगा, ये हमारा वॉल्यूम है। तो यहां देखिए वॉल्यूम एक नई क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम को बनाने के लिए लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व हुई, तो लेंथ, ब्रेथ इज आल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ, हाइट इज आल्सो ए काइंड ऑफ लेंथ। तो वॉल्यूम को बनाने के लिए लेंथ को 3 टाइम्स इन्वॉल्व करना पड़ा, और जैसे एरिया को बनाने के लिए लेंथ को 2 टाइम्स इन्वॉल्व करना पड़ा, उसी तरह से वॉल्यूम को बनाने के लिए लेंथ को 3 टाइम्स से इन्वॉल्व करना पड़ा। ये तो बात रही मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरह से हम लोग देखें डिवीजन में कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां देखिए डिस्टेंस को हम फंडामेंटल के तौर पर लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम। तो देखिए लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। लेंथ और टाइम को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारी क्या बन गई, स्पीड। तो इस तरह से बहुत सारी मींस जितना भी हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके, या हो सकता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ हो जाए, तो हमारी बहुत सारी क्वांटिटी ऐसे नई क्वांटिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। अब बात यह होती है कि जब हमने डेराइव्ड क्वांटिटी सीख लिया तो हम यहीं पर सीखना चाहेंगे कि आखिर किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी,
अब देखिए हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है 11th के। हाउ यू कैन राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हाउ वी कैन राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी देखिए, जैसे हम लोग ध्यान दीजिए, सभी को पता है कि जैसे सपोज करिए हमने लिखा स्पीड लिखा, और इसको लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। जैसे मैंने लिखा 10 किलोमीटर पर आवर, यहां पर देखिए एक 10 हमारा और 1 किलोमीटर पर आवर, दो चीजें हैं। तो 10 क्या है, व्हाट इज 10? 10 मीन्स दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। और किलोमीटर पर आवर क्या है, तो किलोमीटर पर आवर क्या है, ये किलोमीटर पर आवर क्या है, ये हमारी है यूनिट वैल्यू। इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो किसी भी क्वांटिटी को इजीली लिख सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट वैल्यू। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्पीड, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट वैल्यू। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी मैंने स्पीड का एक एग्जांपल जो दिया कि ये स्पीड जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और 10 हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर हो गई। यहाँ क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट वैल्यू। तो जरा ध्यान दें, जब भी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, अगर वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगी तो उनमें रिलेशन की बात ऐसे पूछी जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट वैल्यू। तो यूनिट वैल्यू जरा इसको हम लोग ध्यान दें तो ये हमें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां से हम लोग देखेंगे तो ये कहेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वैल्यू, मतलब ऐसे देखिए न्यूमेरिकल और यूनिट इधर दोनों आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसी फिजिकल क्वांटिटी के। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ जो क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, तो क्या रिलेशन है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव उसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू के बीच के ग्राफ अगर खींचा जाए तो उसका नेचर कैसा होता है, तो उसका नेचर हाइपरबोलिक होता है। कैसा होता है, हाइपरबोलिक। ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्हाट इज द नेचर मींस ऑफ ग्राफ इन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू के बीच का जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोलिक नेचर का होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस स्टार्टिंग चैप्टर। अभी हम लोग इसके बाद जो है थोड़ी एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डायमेंशन, जो कि थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, हम लोग अगले उसमें वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक पर मिलेंगे जो कि है डायमेंशन। सो स्टिल वॉचिंग माय चैनल।